नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मिशन त्रिपुरा का आगाज किया। पीएम मोदी ने आज त्रिपुरा में एक रोड शो किया। 2 जनसभाओं को यहां पर संबोधित किया उन्होंने। त्रिपुरा के राधा किशोरपुर में पीएम की सभा हुई। त्रिपुरा के अंबासा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सीपीएम सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। इसके अलावा बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के विकास का वादा दोहराया। पीएम नरेंद्र मोदी से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा का दौरा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिनों में 6 रैलियों को उन्होंने यहां पर उसमें शामिल होकर जनसभा को किया। गृह मंत्री अमित शाह भी 2 रैली, 1 रोड शो कर चुके हैं। छोटे से स्टेट त्रिपुरा के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। त्रिपुरा में सत्ता वापसी बीजेपी की साख का सवाल बनी हुई है। कैसे वाम कांग्रेस गठबंधन के साथ टिपरा मोथा बीजेपी की चुनौती बढ़ा रही है। त्रिपुरा के त्रिकोणीय मुकाबले पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने किया मिशन त्रिपुरा का आगाज। क्या 2018 वाली जीत दोहरा पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी के डबल इंजन का जादू चलेगा या फिर कांग्रेस वामपंथ का साथ करेगा चमत्कार? या फिर किंग मेकर बनेगा त्रिपुरा का किंग खानदान? भारत के एक छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व राज्य त्रिपुरा में चुनाव है। 16 फरवरी को त्रिपुरा की जनता वोट करेगी। 16 फरवरी को त्रिपुरा की जनता तय करेगी त्रिपुरा में आगे सत्ता किसकी चलेगी। बीजेपी को फिर मौका मिलेगा। त्रिपुरा की जनता बीजेपी के डबल इंजन की सरकार पर दोबारा मुहर लगाएगी या फिर पुरानी वामपंथी सरकार को वापस सत्ता में बैठाएगी। जनता के दल में क्या है किसी को नहीं पता। सभी सियासी दल पूरे दमखम के साथ जुटे हैं। त्रिपुरा की सत्ता बीजेपी के लिए साख का सवाल है। 2018 में बीजेपी ने इतिहास बदला। बीजेपी ने सीपीएम की 25 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका। इस बार सत्ता दोहराना बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती का मुकाबला करने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। शनिवार को त्रिपुरा के सत्ता समर में वो खुद उतरे। त्रिपुरा की जनता को याद दिलाया सीपीएम शासन के दौरान कैसे बुरा हाल था। त्रिपुरा में एक ही पार्टी का झंडा फहराने का अधिकार था। सूबे में चंदा संस्कृति चरम पर थी। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है। अब राज्य में कानून का राज है। भाई और बहनों, दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था। लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है। त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। आज आप देखिए, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी। उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और अगर किसी ने अपने घर पे झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। आज भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से
त्रिपुरा को मुक्ति दी है। साथियों, पहले त्रिपुरा में जीवन के हर बात में एक शब्द सुनाई देता था, चंदा। कुछ भी हो, चंदा। गाड़ी लाए, चंदा। घर बना रहे हो, चंदा। दुकान खोल रहे हो, चंदा। इन लोगों ने तीन दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने 2018 में त्रिपुरा के चुनावी इतिहास में नया अध्याय रचा। सूबे में जड़ जमाए वामपंथी विचारधारा को पीछे ढकेलने का चमत्कार किया। 5 साल सरकार चला लेने के बाद एक बार फिर चुनावी चुनौती सामने आई है। विचारधारा के साथ अब विकास पर भी बात होगी। उत्तर पूर्व के राज्य केंद्र की सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाते रही हैं। बीजेपी तब जो डबल इंजन का वादा कर वामपंथी पकड़ ढीली की, उस पर अब जनता के मुहर लगाने का समय है। पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की जनता को डबल इंजन का लाभ गिनाया, जनता को चुन चुन कर डबल इंजन का काम बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, त्रिपुरा में 5000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। बड़ी संख्या में गांव को सड़कों से जोड़ा गया। अगरतला में एक नया एयरपोर्ट बनवाया गया। ऑप्टिकल फाइबर और 4G कनेक्टिविटी गांवों तक पहुंचाया गया। अब त्रिपुरा ग्लोबल बन गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने के लिए जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। त्रिपुरा में बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने त्रिपुरा में अपनी चुनावी रैली में जुटी भारी भीड़ को एक बार फिर भरोसा दिलाया। राज्य में डबल इंजन की सरकार का विकास नहीं रुकेगा। त्रिपुरा के तस्वीर बदलने का काम चलता रहेगा। 9 फरवरी को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें बीजेपी ने त्रिपुरा की जनता से बड़े बड़े वादे किए। एक और महिलाओं, स्कूली छात्राओं को लुभाया, तो दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों के विकास का भरोसा जगाया। बीजेपी ने त्रिपुरा की जनता से वादा किया है, अगर वो सत्ता में वापसी करती है तो हर लड़की को 50,000 रुपए का बालिका समृद्धि बांट दिया जाएगा। मेधावी कॉलेज की लड़कियों को स्कूटी दिया जाएगा। वहीं आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता, किसानों की आर्थिक सहायता और रबर आधारित उद्योग के विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि किया जाएगा। आदिवासी भाषा कोक बोरोक को CBSE और ICSE पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा का वादा दोहराया और त्रिपुरा को DTH यानी डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और हार्मनी के रास्ते पर ले जाने का संकल्प पेश किया। त्रिपुरा के लोग, सारे राजनीतिक दृष्टि से जानकार लोग इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, बिकॉज दैट इज द रोड मैप ऑफ भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस। वो एक रोड मैप है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं, ये मैनिफेस्टो रिलीज का जो कार्यक्रम चलता रहा है, हम भी राजनीति में लंबे समय से रहे, हमने देखा लोग मैनिफेस्टो निकालते थे, भूल जाते थे, नए वायदे लेकर के नए उसको पैकेज में फिर से उन्हीं बातों को दोहराने के लिए चले आते और पुराने वादे भूल जाना, नए नए तरीके से विषयों को रखना, ये समय की संस्कृति है। लेकिन यहां I have the proud privilege to say that I represent the party, Bharatiya Janata Party, which has a leader like Narendra Modi, which has changed the political culture of the
बीजेपी के तमाम दिग्गज त्रिपुरा फतेह की तैयारी में जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 रैली, 1 रोड शो करके लौट चुके हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी माहौल बनाकर वापस जा चुके हैं। सीएम योगी 2 दिन तक त्रिपुरा के दौरे पर रहे। 2 दिनों में सीएम योगी ने 6 रैलियों को संबोधित किया। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को हिंदुत्व वाला धार दिया। त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जोर आजमाइश बता रही है। इस बार बीजेपी के लिए त्रिपुरा की चुनावी चुनौती बड़ी है। 5 साल त्रिपुरा की जनता बीजेपी का शासन देख चुकी है। बीजेपी की कार्यशैली पर मुहर तो बड़ा मुद्दा है ही, त्रिपुरा की राजनीति में बदला सियासी समीकरण भी बीजेपी की धड़कन बढ़ा रही है। इस बार 5 दशक से जानी दुश्मन रहे कांग्रेस और सीपीएम ने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन कर दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन राज्य की राजनीति में कांग्रेस का रोल काफी अहम रहा। 1967 से हो रहे विधानसभा चुनाव में कभी सीपीएम तो कभी कांग्रेस की ही सरकार बनती रही। इस बार के चुनाव में सीटों पर समझौते के तहत वाम मोर्चा 43 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टिपरा मोथा भी आदिवासी इलाकों में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। शहरी इलाकों में बीजेपी की अच्छी पकड़ बताई जा रही है, लेकिन सत्ता पाने के लिए ग्रामीण आदिवासियों का साथ जरूरी है। त्रिपुरा के पूर्व राज परिवार के उत्तराधिकारी प्रदोत विक्रम माणिक्य देव बर्मन की नई पार्टी टिपरा मोथा ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। टिपरा मोथा ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित 22 सीटों के अलावा 20 गैर आदिवासी सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े किए हैं, जहां आदिवासी वोटरों का पलड़ा भारी है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात में सतर्क करना चाहता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मिलकर छल कपट में जुटे हैं। कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है। साथ ही कुछ दूसरे दल भी उनकी पीछे से मदद कर रहे हैं। ऐसे दलों का नाम और नारा कुछ भी हो, लेकिन उनको जाने वाला एक एक वोट त्रिपुरा को फिर से पीछे धकेल देगा। जो लोग झूठ बोलकर, साजिशें रचकर भाजपा सरकार को हटाने के सपने देख रहे हैं, उनके सामने ये लाखों लोग भाजपा का सुरक्षा कवच बन करके आज दीवार बन करके खड़े हैं। साथियों, त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ने यहां के लोगों का जीवन बदल दिया है। वो गरीब जो कभी सोच तक नहीं सकते थे, पीढ़ियां बीत गई, पक्का घर कभी मिला नहीं, उन्हें भी पीएम आवास योजना का पक्का घर मिल रहा है। त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने बीते 5 साल में करीब करीब 3 लाख पक्के घर बनाकर गरीब को दिए हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए ना, वो जब ये आंकड़ा सुनेंगे तो वो सोचते रह जाएंगे, त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य और इतने कम समय में 3 लाख परिवारों को पक्का घर, इससे बड़ी सरकार की तेज गति क्या हो सकती है, डबल इंजन की ताकत क्या हो सकती है। त्रिपुरा के मौजूदा सियासी समीकरण साफ संकेत दे रही हैं। त्रिपुरा की सियासत में जिस तरह का सियासी ट्रायंगल तैयार किया गया है, सूबे में चुनावी टक्कर जोरदार होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा, सूबे में बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, कांग्रेस सीपीएम का गठजोड़ जनता को भाता है, या फिर सूबे का किंग खानदान किंग मेकर बनकर सामने आता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर उत्तराखंड में पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया है। सरकार के इस कानून के तहत अब नकल करते पाए जाने पर या फिर पेपर लीक करने पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का कानून सरकार ने पहले क्यों नहीं लागू किया? क्या इस कानून के बनने से पेपर लीक जैसे मामले रुक पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। कुछ लोग जो है आपके बीच से ही अभी पथराव किए। देश में पेपर लीक की समस्या अब आम बात हो गई है। हर राज्य में पेपर लीक के केस आए दिन सामने आते रहते हैं। अभ्यर्थी मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, जिसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं को ही उठाना पड़ता है। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी पेपर लीक का मामला सामने आया, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन के बाद धामी सरकार एक्शन में आई और देश का सबसे बड़ा कानून लागू कर दिया। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी है। राज्यपाल ने 24 घंटे के अंदर ये कदम उठाया है। उत्तराखंड में इस कानून के बन जाने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ में 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। ये कानून उन पर लागू हो जाएगा और इस कानून के अंतर्गत जो हमने प्रावधान किया है कि अगर कोई परीक्षा में भाग लेने वाला अगर इसमें पकड़ा जाता है तो अगले 10 वर्षों तक वो परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाएगा। ये नकल करवाने वाले जो गिरोह हैं, जो प्रमुख लोग हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको भी जहां 10 साल की कैद होगी वहीं सारी संपत्ति भी उनकी कुर्क होगी। राज्य में पेपर लीक की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए धामी सरकार ने ये सख्त कानून बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, धामी सरकार के इस प्रावधान में अगर कोई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में स्वयं नकल करते या नकल कराते हुए पाया जाता है तो ऐसे मामले में 3 साल की सजा और कम से कम 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार भी अगर वही अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में फिर दोषी पाया जाता है तो उस पर कम से कम 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पीछे यही हेतु है कि जो लंबे समय से ये उत्तराखंड के अंदर कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं अब भविष्य में संपन्न होंगी सारी की सारी पारदर्शिता के आधार पर होंगी, निष्पक्षता के आधार पर होंगी। उसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने प्यारे बेटे बेटियों से भी कहना चाहता हूं कि सभी लोग इन परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। कल पटवारी लेखपाल की भर्ती होनी है, उस भर्ती की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में एक्शन तब लिया जब पेपर लीक से परेशान अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। अपने भविष्य के सपनों को लीक होता देख छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बदले उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी, लेकिन अपने उग्र प्रदर्शन के बल पर ही अभ्यर्थियों ने सरकार को इस मामले पर कड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि धामी सरकार का ये एक्शन पेपर लीक जैसे मामले में सुधार लाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को बेंगलुरु में पीएम मोदी 14वें एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एयर शो साल 1966 से लगातार बेंगलुरु के येलहंका में आयोजित किया जा रहा है। इस बार एरो इंडिया शो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक 5 दिनों तक चलाया जाएगा। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होने जा रहे एरो इंडिया शो के दौरान लोगों को हवाई प्रदर्शन और करतब देखने को मिलेंगे। एरो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 109 विदेशियों समेत 807 प्रदर्शकों ने
येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होने वाले इस शो में हिस्सा लेने की पुष्टि की। एयरो इंडिया शो में एक भारतीय मंडप होगा जो इस क्षेत्र में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारतीय मंडप में आकर्षण का केंद्र होगा। शो के दौरान हवाई करतबों के अलावा बैठकें और सेमिनार भी रखी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस की 74वें बैच की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने आने वाले 25 साल की समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाकर हमने दुनिया के सामने एक सफल उदाहरण पेश किया है। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे उग्रवादी संगठनों से शांति समझौता कर 8,000 से ज्यादा कैडर को मुख्य धारा में वापस लाकर राज्यों के बीच में सीमा के झगड़ों का निपटान कर और विकास की एक नई बाहर पहुंचाकर पूर्वोत्तर में हमने शांति की स्थापना की है और विकास के नए युग की शुरुआत हुई। उधर वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी 2010 में 96 जिले थे, 2021 में घटकर वो 46 रह गए हैं। सिक्योरिटी वैक्यूम बढ़ रहा है और वामपंथियों के शीर्ष नेतृत्व पर नकेल कसी जा रही है। अभी पीएफआई पर बैन लगाकर एक बहुत सफल उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर कानून का मजबूत फ्रेमवर्क, एजेंसियों का सशक्तिकरण और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके कारण टेररिज्म की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। उधर तेलंगाना के बाद गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे। पुत्तूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचमुखी आंजनेय मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा, मैंने अभी कांतारा देखी है। कांतारा देखकर मुझे पता चला कि ये प्रदेश कितनी समृद्ध परंपराओं का है। देश में बहुत कम क्षेत्र है जहां लोग विषम परिस्थिति के बाद भी खेती से देश को समृद्ध बनाते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। जो मेरी पार्टी का काम है, आप कहो तो बताऊं, आपको बताऊं क्या? जोर से बोलो, बताओ। अरे कहो, बताओ क्या? भाई मुझे बताओ, टीपू के मानने वाले जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना चाहिए या रानी अब्बक्का को मानने वाली बीजेपी को वोट देना चाहिए? जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? और जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी और गांधी परिवार के लिए कर्नाटक को अपना एटीएम बनाने वाली भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच में किसकी सरकार बननी चाहिए? जोर से बोले, किसकी बननी चाहिए? मित्रों, ये जनता दल एस और कांग्रेस एक कर्नाटक का भला नहीं कर सकती। कर्नाटक का भला जब हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।